नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल मई जून इन 90 दिनों का कालखंड वृश्चिक के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जो मैं जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उस पर आधारित उसमें एक विवेचन देता हूँ। साप्ताहिक राशिफल हर हफ्ते ही आते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। बाकी भी बड़े ग्रहों के वीडियोस पे तो आती ही है वीडियो। बाकी यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ बाकी ग्रहों पर भी जो गोचर के वीडियोज़ हैं वो दूँ। लेकिन इन सब में से जो त्रैमासिक राशिफल है ये अलग ही स्थान ग्रहण करता है। 90 दिनों में ग्रहों का गोचर किस प्रभाव या किस प्रकार से बदलेगा ये समझना। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई रातों रात कोई अलादीन का चिराग मिलना नहीं है कि जिससे अगले दिन ही जीवन आपका बदल जाए, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है। हाँ, मार्गदर्शन के द्वारा अवश्य अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष ना ही ज्योतिषी के पास ऐसा कुछ है कि वो रातों रात आपके जीवन को बदल देगी। तो ऐसे लोगों के लिए अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है, ताकि वो ग्रहों के गोचरीय स्थिति के आधार पर अपने जीवन को थोड़ा ढाले। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसको समझे, अच्छे का लाभ उठाए, बुरे से बचे। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ होगा। अप्रैल में शनि और मंगल की युति होगी। अप्रैल में सूर्य उच्च के होंगे। मई में गुरु शुक्र की युति होगी। मंगल स्वराशि के होंगे, उन पर केतु का प्रभाव पड़ेगा। और जून आते आते तो बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च के हो जाएंगे नवम में, आपके लग्न को देखेंगे। 12 साल बाद ऐसा होगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए पिछले साल भी आए थे, लेकिन मूलतः जो उनका मूल स्वरूप है या मूल गति है उसके अनुसार वो अब यहाँ पे आएंगे। और इसके साथ ही जून के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है। ये तो मैंने कुछ चंद्र बिंदु गिनाए, बहुत कुछ होगा और इसकी विवेचना हम करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से आप देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने से। सर्वप्रथम देखिए तो इस महीने पहला जो गोचर होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा और वो आपके लग्नेश का ही होगा, यानी कि मंगल का। अच्छी स्थिति में आ रहे हैं मंगल, क्योंकि त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। तो लग्नेश है, लग्नेश का त्रिकोण में आना एक राजयोग ही बनता है। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पे वो शनि के साथ भी बैठे हैं और उच्च अभिलाषी सूर्य के साथ भी बैठे हैं। तो पहले तो मंगल लग्नेश है और सूर्य दशमेश है। तो इन दोनों का जो मिलन होता है वो पद प्राप्ति के लिए भी अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा होता है, और क्योंकि ये पंचम भाव में है तो ये क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा होगा। लग्नेश और चतुर्थेश यानी कि मंगल और शनि ये पंचम भाव में है, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी का, तो उसके स्वामी शनि बैठे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी थी, घर में कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, वो सारे कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। मंगल और शनि की जो जोड़ी है ये बहुत विस्फोटक भी है, बट इसको बुरी नहीं कहेंगे। मैं कई बार बताता हूँ कि जहाँ पे कुछ बड़े काम होते हैं वहाँ पर मंगल शनि होते ही हैं। तो पंचम भाव है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनके कोई एग्ज़ाम वगैरह है। आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड हो जाएंगे। अब हम सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। और अधिकतम ये होता है कि जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हम भावनाओं से ही घिरे रहते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें कोई प्यार करता है। पर कभी ना कभी व्यक्ति ठोकर खाता है, फिर उसको समझ आता है कि हाँ हम
इमोशन से नहीं, हमें सार्थकता से, प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ना चाहिए। तो वो टाइम है जब आपको बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। कभी कभी हमें समझ आता है कि हाँ शायद हम ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर चीज़ों को देख रहे थे। तो ये उस समय है जब इमोशंस विल स्टेप असाइड और आपके अंदर प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आना शुरू होंगी, जो बहुत अच्छा है आज के टाइम के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मंगल, शनि और सूर्य तीनों ही उग्र प्रकार के ग्रह पंचम भाव में, ये लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं। कुछ लोगों का ब्रेकअप अप्रैल के स्टार्ट में ही हो सकता है। और क्योंकि इसमें से दो ग्रह बहुत उग्र स्वभाव के हैं, मंगल और सूर्य, और जब मंगल शनि भी होते हैं तो उग्रता बढ़ती है। और पंचम भाव है आपके थॉट प्रोसेस का, तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को गुस्से से बचा कर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ओवर थिंकिंग भी थोड़ी हो सकती है। हाँ, अच्छी चीज़ें, सारे ही ग्रह मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे तो जीवन को, जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिकलिटी के जरिए आगे बढ़ा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस जैसे मैंने कुछ 2-3 चीज़ें कही। अच्छा हाँ, जो महिलाएं गर्भवती हैं बहुत केयरफुल रही, क्योंकि ये संतान के लिए अच्छा टाइम नहीं होता। इवन पुरुष की कुंडली में भी पंचम में अगर ऐसे ग्रह रहते तो दिक्कत आती है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम संतान को प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं की ही कुंडली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब हम फिजिकली उस चीज़ की बात करें, चलो योग होता है कि चलो महिला और पुरुष की कुंडली दोनों में एक योग बनना चाहिए तब गर्भधारण होता है। पर यहाँ पे हम बात करें कि जो ऑलरेडी महिलाएं गर्भवती हैं उनको, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही देखना चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी संतान ऑलरेडी है, मंगल शनि सूर्य की होती है पंचम में, उनके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, चोट आदि भी उनको लग सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। मंगल क्योंकि 11वें घर को देखेंगे जो लग्नेश हैं, आपके कई फंसे हुए काम यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अच्छा, 10वें घर के स्वामी भी सूर्य हैं यहाँ पे, तो 10वें से अष्टम में ये सारे ग्रहों का होना, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत अच्छा है। बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि अगर आपकी कुंडली में थोड़े से खराब योग ज़्यादा हैं या समय अच्छा नहीं चल रहा, तो बहुत सडनली अप्रैल के शुरुआत में ही कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं और यहाँ पर वो शनि के साथ बैठे हैं, जो मंगल यानी कि आपके लग्न के लिए बहुत अच्छे नहीं और दशमेश के लिए भी बहुत, यानी कि सूर्य के लिए भी बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। हो सकता है डेलिबरेटली आपको निकालने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और बुध मीन में आकर बैठ जाएंगे, नीच के हो रहे हैं। अब कई डेफिनेशन से इसको नीच भंग भी कह देंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे नीच भंग की बहुत व्याख्या दी गई है कि अगर जहाँ पे ग्रह नीच का हो उससे उसका स्वामी उसके केंद्र में बैठे हैं, तो जैसे गुरु बैठे हैं। लेकिन मैंने हर बार कहा है कि नीच भंग प्रॉपर तभी बनता है कि या तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेट्स से गुरु होते या यहाँ पे शुक्र भी होते तो नीच भंग बनता। सामने अगर ऐसा कुछ हो जाता तो, कि कोई ऐसा स्वग्रह या कोई स्वग्रह की, जैसे बृहस्पति की इन पर दृष्टि पड़ती तो हम कहते। लेकिन प्रॉपर नीच भंग वही होता है। ऐसे जो इतनी सारी डेफिनेशन बना दें कि नहीं तो चंद्रमा से देख लो, नहीं तो वहाँ से देख लो, नहीं, वो नीच भंग नहीं होता। तो अब ये नीच भंग नहीं है, लेकिन नीच का ग्रह कभी भी मैं बुरा नहीं कहता, स्पेशली क्योंकि लाभेश हैं और अष्टमेश हैं। कुछ फंसा हुआ पैसे का काम था वो आपका बन सकता है। और अब जैसे होता है ना कि मैंने अभी बुद्धिमत्ता की बात करी, जब बुध नीच के होते हैं ना तो फिर व्यक्ति बाय हुक या बाय क्रुक वाला हो जाता है। कई लोग जिनके बुद्ध बहुत अच्छे हैं वो कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, वो केवल अपनी बुद्धिमत्ता का विद इन सोशल नॉर्म्स, विद इन मॉरलिटी वही काम करेंगे। पर जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, स्कैमर्स, क्या स्कैमर्स इंटेलिजेंट नहीं होते? क्या हैकर्स इंटेलिजेंट नहीं होते? बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते, वो मॉरलिटी अलग बात है कि भाई वो गलत काम कर रहे हैं, पर इंटेलिजेंट तो हैं जब वो लोगों के चीज़ें हैक कर सकते हैं। जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं वो कितना बड़ा प्लानिंग करते हैं, तो इंटेलिजेंस तो होती है। तो यहाँ पे जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर करना चाहते हैं, करते हैं, उनको यहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। 14 अप्रैल सूर्य का गोचर होगा और सूर्य मेष में आकर बैठ जाएंगे छठे घर में। अच्छा है, छठा घर सूर्य के लिए कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता और यहाँ पे उच्च की अवस्था के भी हो रहे हैं। अब जब भी कोई ग्रह बली होता है इन दैट मैनर कि अगर वो उच्च का होता है या स्वग्रह भी होता है तो वो उसको ना स्थान बल मिलता है। ग्रहों के कई बल हैं, स्थान बल, दृष्टि बल, ये चेष्ट बल, दिग्बल। तो वैसे ही स्थान बल है कि एक ग्रह अगर अपनी राशि में है, अपनी स्वराशि में है, उच्च की राशि में है तो बली होता है। तो वो भाव भी ऑटोमेटिकली बली हो जाता है जब आपका ग्रह वहाँ पे
आता है। तो ये भी एक प्रकार से काफ़ी अच्छी चीज़ है। छठे भाव का बली होना यानी कि आपके कोई लीगल प्रॉब्लम चल रहे थे, आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, आपका कोई सरकारी इंटरव्यू टल रहा था या सरकारी कोई एग्जाम है इस टाइम पे, कोई सरकारी काम अटक रहा है आपका, वो पूर्ण हो सकता है। 10वें घर के स्वामी अपने से त्रिकोण में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र की कई उलझनों को दूर करेंगे और कार्य क्षेत्र में या जीवन में जो शत्रु आपको तंग कर रहे थे उन पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दशमेश और सप्तमेश छठे घर में है, कुछ लोगों को थोड़ा रिकॉग्निशन भी यहाँ से मिल सकता है, कोई लोन आदि अगर आपको चाहिए था उसके लिए भी अच्छा योग है। परिवार में थोड़ी कलह कलेश, नॉट इन योर इमीडिएट फैमिली बट रिलेटिव्स के साथ थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है सूर्य पर, और केतु सूर्य की ही राशि में बैठे हैं। कभी कभी देखिए केतु, राहु इज डिल्यूजन, बट कभी भी इस एक बात पर मत जाइएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, ट्रेंड क्या है कि एक चीज़ पकड़ ली कि भाई राहु इज डिल्यूजन और केतु इज स्पिरिचुअलिटी। अरे भैया दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, केतु इज स्पिरिचुअलिटी बस, बट सो आर अदर प्लैनेट्स। केतु स्पिरिचुअलिटी के कोई बहुत ऐसे कारक नहीं है, केतु अकेलेपन के कारक है, केतु रियल स्पिरिचुअलिटी के कारक है। स्पिरिचुअलिटी पता क्या है किसको, क्या हमें हमें लगता है कि हम एक माला चढ़ा के आ गए, महादेव का अभिषेक कर दिया तो स्पिरिचुअलिटी है क्या? नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो आरंभ है ना, सीढ़ियां हैं वहां तक जाने की। वो किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से हो सकती है। अध्यात्म, धर्म और रिचुअल्स ये अलग अलग चीजें हैं। रिचुअल्स का भी बहुत फायदा होता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति बहुत रिचुअलिस्टिक है, रोज सुबह उठकर आप रुद्रम कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, तो मे बी वो आध्यात्मिक शायद ना हो। और हो सकता है कि व्यक्ति मंदिर कभी गया ही ना हो और बहुत बड़ा आध्यात्मिक हो, तो अध्यात्म तो बहुत अलग चीज़ है। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आ रहा था कि केतु गलतियों को रियलाइज करवाते हैं, तो जब केतु आपके छठे घर में बैठे सूर्य को देखेंगे जो ऑलरेडी 10वें घर के स्वामी हैं, तो आपको ना रियलाइज होगा कि मैं करियर में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मैं जीवन में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मैं अपने कर्मों में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मैं अपने व्यवहार में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, और फिर उन गलतियों को सुधारेंगे आप। हम सभी गलतियां करते हैं, पर डिनाइल में रहना कि भाई मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, वही पतन का कारण होता है। जैसे कई लोग आजकल, आप जब ज्योतिषों के देखना, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। आप किसी भी ज्योतिष की वेबसाइट पर चले जाइए, वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, हर ज्योतिष वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। पता नहीं भैया कहाँ पे इनके वो होते हैं, हर कोई बस में कहीं कोई कभी मैं देखता हूँ वर्ल्ड्स, हर ज्योतिष वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। आजकल लोग पढ़ा रहे हैं ज्योतिष, मेरे को ही ज्योतिष आती है, मेरी ही टेक्निक अच्छी है। जैसे स्वयं पराशर जी ने, भृगु जी ने, वराहमीर जी ने आगे इन्हीं को बताया कि भैया यही ज्योतिष है। तो यहाँ पे केतु आपको अपनी गलतियाँ गिनाएंगे, सिखाएंगे और संवारेंगे। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए बुरा है, वो भी बताऊंगा। पहले तो बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, विवाह का योग बन जाता है, रिकॉग्निशन प्रमोशन का योग बन रहा है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि एक अच्छा शुभ ग्रह जब लग्न को देखता है तो बहुत ही खुशियाँ बढ़ती हैं। 12वें घर के स्वामी होने के नाते विदेश से लाभ तो दे जाएंगे, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन शुक्र आपके मारक हैं, तो जिनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है उनको थोड़ा सा अटेंटिव यहाँ पे रहना है। इन शनि पर शुक्र का प्रभाव है, विवाह का योग बन जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 30 अप्रैल को बुध का गोचर फिर से होगा और वो मेष में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, बुध आदित्य योग बन रहा है ऑफ अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि बुध आदित्य योग कोई बहुत एबनॉर्मल या कोई बहुत रेयर योग नहीं है। आपको बुध आदित्य योग मे बी 30 to 40, 35-40% कुंडली में मिल जाएगा, 30% मान सकते हैं, क्योंकि बुध सूर्य से दूर जा ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा। या तो साथ में ही होंगे या यहाँ पे होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए तो बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 35% ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी की स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छा स्थान है, तो बुध आदित्य योग की प्रबलता बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो जब छठे घर में जो स्ट्रगल्स का भाव है वहाँ पे बुध आदित्य योग, तो आपको ना अपने स्ट्रगल से निकलने का मौका मिलेगा। पैसा कोई फंसा हुआ है, कोई लीगल केस कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कोई रिटर्न वर्क आपका अटक रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, कोई सरकारी काम आपका अटक गया, कोई सरकारी फाइल अटक गई, फिर उसको पूर्ण करने का। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पे केतु का प्रभाव है, तो बुध और केतु यानी कि नॉट ओनली रियलाइजेशन,
जब सूर्य पर था तो रियलाइजेशन, बट जब बुध आ गए तो रियलाइजेशन प्लस द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छा, और करियर के लिए भी बहुत अच्छा आपका, तो इसका उपयोग कीजिएगा, अच्छा योग है। तो ये था अप्रैल का हाल, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। जो कुछ मैंने चीज़ें अंकित करी हैं ध्यान दीजिए। लग्नेश मंगल शनि के साथ आ जाएंगे, तो जैसा मैंने कहा शनि मंगल के लिए बहुत अच्छे करने चाहिए। जिनको कोई बहुत पुराना रोग चल रहा है, जिनको नसों की बीमारियां हैं, जिनको बहुत बॉडी वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है कि बॉडी में जान ही नहीं रहती, जिनको आयरन वगैरह लो है बॉडी में, विटामिन डी की कमी है, उनके लिए महीना कष्टकारी जा सकता है, और इनडाइजेशन भी इस महीने शुरुआत से ही रहेगी। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना भी आपका अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि मंगल ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वो शत्रुहंता योग बनाएंगे। 11 मई को मंगल आ जाएंगे आपके छठे घर में और शत्रुहंता योग बनाएंगे। छठे घर के मंगल ऑलरेडी इतने प्रबल होते हैं, किसी भी राशि में वो शत्रुहंता माने जाते हैं। छठे घर के मंगल ठीक है, अगर लग्न बहुत वीक है, नवम भाव बहुत वीक है, तो फिर कभी कभी उतना प्रबलता नहीं रहती, क्योंकि एक ग्रह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जीवन सुधर जाएगा। हाँ, गोचर में वो ग्रह कुछ टाइम के लिए रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर लग्नेश भी बली है और शत्रुहंता योग बना हुआ तो उस व्यक्ति को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही आपके मंगल तो लग्नेश ही हैं, और यहाँ पे आके विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और 4-5 दिन के लिए सूर्य के साथ भी रहेंगे। शत्रुहंता योग, अब हंता मतलब आज के टाइम में कोई शत्रु की हत्या तो ना करता है, लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने एनिमीज को हराने के लिए, वो लीगल हो बैटल, करियर की बैटल हो, कंपटीशन हो, इंटरव्यूज हो, करियर में लोग आपको तंग कर रहे थे, या करियर में या कहीं ना कहीं अपने आप जो आप शत्रु बने थे कि आप नहीं काम कर पा रहे थे, आप स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे थे, आप कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों में बहुत लाभ मिलेगा। मंगल सूर्य साथ में है तो सरकारी जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दशमेश है सूर्य और मंगल लग्नेश और सूर्य कारक है सरकारी जॉब्स के। कोई इंटरव्यू है आपका सरकारी, कोई एग्जाम है सरकारी, बहुत अच्छा योग है ये तो, अत्यंत शुभ योग है। प्रैक्टिकलिटी, आप इतने एक्टिव रहेंगे ना, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। कभी कभी आप खुद अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा कि कुछ दिन आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आप बहुत, माइंड आपका बहुत एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, और ऐसा आपने कुछ बदलाव भी नहीं किया होता, आप नॉर्मल दिनचर्या हो रही होती है, और सिमिलरली आपने कुछ बहुत बदलाव नहीं किया, कभी कभी आप बहुत लो फील करते हैं, बहुत इनएक्टिव फील करते हैं। हाँ, इसके पीछे हेल्थ रीज़न भी हो सकते हैं, पर कभी कभी एक हेल्दी व्यक्ति भी ऐसे फेजेस में जाता है। उसका कारण यही होता है कि ग्रहों की ऊर्जा कैसे बदलती है। तो अब ये मंगल का लग्न को देखना ऊर्जा देगा, लेकिन यही मंगल इंजरीज, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स के कारक भी बन जाते हैं जब छठे घर से देखते हैं। तो थोड़ा सा उस एरिया पे ध्यान दीजिएगा। केतु पर मंगल, या मंगल पर केतु का प्रभाव है, यानी कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होगी आपकी, कई एरियाज में ये अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सप्तम से 12वें में मंगल का आना, कोई मशीनरी आदि में बदलाव करना है, कोई लोन लेना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, और बहुत विशेष गोचर होगा, क्योंकि वो गुरु के साथ जाकर बैठ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी। तो 2 विपरीत राजयोग विद्यमान हो गए आपकी कुंडली में, तो आपको और क्या चाहिए। पहला तो शुक्र गुरु की होती यूजली साल में एक बार होती है, लेकिन यहाँ पे 2 बार होगी, क्योंकि अभी अगला जो गोचर गुरु का होगा तो शुक्र भी कुछ दिन में राशि बदल लेंगे। सप्तमेश शुक्र आपके धनेश गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में और आपके लाइफ पार्टनर को धन लाभ मिलेगा। सप्तमेश शुक्र अपने से लाभ से के साथ बैठे हैं। अच्छा, लग्न से धन और अपने भाव से लाभ, यानी कि बिजनेस में तो दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है बातों को इनिशिएट करने के लिए। अष्टम में 2 शुभ ग्रह जीवन की अनिश्चितताओं को कम करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुप्त धन है आपका, विदेश से धन के सोर्सेस हैं बहुत अच्छे, और सच में अष्टम में अगर आपके शुभ ग्रह हैं तो जीवन बहुत सरल बन जाता है। अब कभी कभी होता है कि लोग ना बहुत वो कर लेते हैं कि भाई शनि अष्टम में तो अच्छे ही हैं, किस चीज़ के लिए अच्छे हैं? शनि अष्टम में अच्छे हैं, किस चीज़ के लिए अच्छे हैं? आयु के लिए, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नहीं है। अटल बिहारी जी के अष्टम में शनि, आयु बहुत लंबी हुई, पर क्या जीवन सरल रहा? पर्सनल लाइफ में कितने टर्ब्यूलेंस रहे, कितने उनके बारे में बातें होती हैं, क्या सत्य है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। और अंत भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्थ इश्यूज के साथ रहा।
आयु तो लंबी दे गए, वो अपना काम कर गए, पर क्या उसको उनको हम अच्छा कह सकते हैं? हाँ, बहुत जीवन में ऊंची पद पर पहुंचे, पर कठिनाइयां भी तो दी। तो वैसे ही जब अष्टम में कोई शनि जैसा ग्रह है तो लंबी आयु दे देगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि सब सरल कर देगा। लेकिन अष्टम में जो शुभ ग्रह गुरु शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह, ये उस टाइम के लिए जब हम गोचर की बात करें तो आपके जीवन के कठिनाइयों को अवश्य दूर करेंगे। यहाँ से दोनों ही धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि धन की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी जीवन में उसको कम कर सकते हैं। विवाह के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तमेश हैं, कारक हैं विवाह के, और गुरु एक बहुत शुभ ग्रह है और जो उच्च अभिलाषी है। तो ये स्पेशली उनके लिए जिनके ना विवाह की बातों में एक कन्फ्यूजन आ गई थी कि भाई समझ नहीं आ रहा कि बात आगे आगे कैसे बढ़ाएं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 15 मई को बुध का गोचर होगा और सूर्य का भी गोचर होगा, और दोनों ही वृषभ में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है, सूर्य भी यहीं पर, बुध भी यहीं पर, बुध आदित्य योग भी यहीं पर, और दोनों कहाँ पर देखेंगे? लग्न पर देखेंगे। अच्छा, सूर्य दशमेश हैं तो बुध लाभेश हैं। इन दोनों की युति अपने आप में सफलता का सूत्र होती है, और इन दोनों का लग्न को देखना सफलता कई गुना बढ़ा देगा। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। बुद्धिमत्ता रहेगी, आइडियाज रहेंगे। बुध क्योंकि अष्टमेश भी हैं तो ये थोड़ी सी अनिश्चितता लेकर आ सकता है। किसी को पैसा उधार ना दे, किसी की बातों पर ध्यान ना दे, और कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें इस टाइम पे अगर आपको हल्का सा भी संशय हो। प्रमोशन के योग फिर से सूर्य के कारण बन रहे हैं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी प्रमोशंस के प्रथम भाव में, यानी कि जो पहला भाव हम प्रमोशन के लिए देखते हैं, इन दोनों पर ही शनि का प्रभाव रहेगा, और शनि आपके उपचे घर के स्वामी हैं। तो ये बुध सूर्य बुद्धिमता है, तो जब शनि का प्रभाव है तो मेहनत। तो अब ये केवल प्लानिंग का टाइम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का टाइम है। वो बिजनेस में हो, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का हो, और अपनी इमेज को बेटर करने का हो। 29 मई को बुध फिर से राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में। ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम के बुध भी बहुत अच्छे माने जाते हैं धन के लिए, और अष्टम के शुक्र भी। अब ठीक, हाँ, शुक्र मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, अष्टम के शुक्र हैं विवाहिक मैरिड लाइफ के योग बना रहे हैं। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में भी कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे। लेकिन बुध देखिए, शुक्र गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और बुध कंडीशनल है। अगर ये सब साथ में बैठ जाते हैं तो शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो अष्टम भाव बहुत शुभ है ये प्रॉब्लम से निकलने का। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे ना, ये 3 ग्रह आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और बहुत ईजी ट्रांसफॉर्मेशन। केतु भी अष्टम में आकर जीवन को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, पर वो ईजी नहीं होता, वो दुख के द्वारा होता है। कोई अपना छोड़ कर जाएगा, कोई अपना धोखा देगा, प्यार में व्यक्ति धोखा खाता है, मैरिड लाइफ में धोखा खाता है, पार्टनर से धोखा खाता है, तब जाकर वो केतु बदलेंगे। ये एक ईजी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। और ये सारे ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं। धन के रूप में तो आपको इतना लाभ मिलेगा कि कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये मई का महीना तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है। साधनाएं भी अगर आपको करनी है, अष्टम में शुक्र गुरु, दोनों ही गुरु हैं, और बुध यानी कि शास्त्रीय ज्ञान। एक ग्रह से नहीं आप धर्म तंत्र नहीं समझ सकते। कहीं ना कहीं कोई भी आप विद्या पढ़ें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई शास्त्र तो इन्वॉल्व होता ही है ना। शास्त्र क्या है? बुद्ध। आप ज्योतिष पढ़ लीजिए, दुनिया भर के शास्त्र हैं। आप तंत्र पढ़ लीजिए, आप योग पढ़ लीजिए। क्या आप बिना पतंजलि सूत्र पढ़े योग सीख सकते हैं क्या? आप शायरी कर लीजिए, आप बिना जो इतने बड़े शायर रहे हैं उनको पढ़े आप कुछ अपने आप शायर बन सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं से तो एक आता है ना इन्फ्लुएंस। आप बड़े राइटर बन जाइए, कहीं ना कहीं से तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं तो आप पढ़ेंगे किसी की। तो वैसे ही कुछ भी आपको समझना है उसमें शास्त्रीय ज्ञान अनिवार्य होता है, तो ये वो शास्त्रीय ज्ञान है। तो ये मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इन अ वे एक बहुत पॉजिटिव बदलाव लाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत श्रेष्ठ है, बल्कि कह सकते हैं आपके लिए तो बहुत भाग्यशाली है। देवगुरु बृहस्पति राशि बदलेंगे और कर्क में आ जाएंगे। ये होगा 2 जून 2026 को, 12 साल के बाद। हाँ, पिछले साल अतिचारी होने के कारण कुछ टाइम के लिए आए थे, लेकिन वैसे कहे तो 12 साल के बाद आपके नवम भाव में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। देखिए, पहला तो गुरु भाग्य के कारक, दूसरा गुरु उच्च के अवस्था के, तीसरा गुरु स्थान बली। और जब गुरु स्थान बली यानी कि नवम भाव स्थान बली,
जून से तो भाग्य बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके लिए बहुत भाग्यशाली योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत बड़ा टॉपिक है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं राहु केतु शनि बृहस्पति इन सब के जो वीडियोस होते हैं वो बहुत विस्तृत बनाता हूँ, क्योंकि इनका जीवन के हर एरिया पर एक प्रभाव पड़ता है। तो आएंगे ही वीडियो, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे मैं क्योंकि त्रिमासिक अगर मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में बहुत बोलना शुरू किया तो टॉपिक नहीं रहेगा वो, लेकिन कह सकते हैं आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। धन का के कारक हैं, तो लग्न को देखेंगे तो धन बढ़ाएंगे, और ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक चेष्टा तो बढ़ेगी। आप बहुत ड्यूटीफुल हो जाएंगे। धर्म का केवल वही पूजा पाठ मतलब नहीं, धर्म मतलब कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा योग है। शास्त्रीय ज्ञान हो, बॉसेस से प्रॉब्लम चल रही हो, हाँ थोड़ा ईगो बढ़ता है नवम में, लेकिन अगर पहले से दिक्कत चल रही थी तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप बहुत धार्मिक स्थलों पर जा पाएंगे, संतान के योग बन जाते हैं आपके, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके बाद 8 जून को फिर से शुक्र दोबारा ज्वाइन करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वैसे तो इन दोनों की युति साल में एक बार होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी राशि परिवर्तन गुरु का हुआ और शुक्र तो तेज चलते ही हैं, तो शुक्र ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अब ये फिर से आपके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी गुरु त्रिकोण में, और नवम भाव में 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह आ गए। भाग्य तो आपका जून में बदल जाएगा। इतना शुभ योग बनना कि भाग्य स्थान बली हो जाना, और 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों से, और इनका तीसरे घर को देखना, यानी कि आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी, जज्बा भी रहेगा। आप अपने आप को बदल सकते हैं इस टाइम में। शास्त्रीय ज्ञान स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम है। हायर स्टडीज करते हैं, कोई शास्त्रीय ज्ञान, आप गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु नहीं मिलता आज के टाइम में। आपको कहते हैं ना कि एक टाइम पे ईश्वर मिल जाएंगे, गुरु नहीं मिलते सच्चे, क्योंकि गुरु का तत्व तो गुरु का स्थान तो सबसे बड़ा दिया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आज के टाइम में एक सत्य गुरु मिलना बहुत, मैंने कहा ना, मैं कई बार इस चीज़ को कहता हूँ, मत ढूंढिए कि ऐसा व्यक्ति जो पारंगत हो। हाँ, आप एक एरिया में किसी व्यक्ति को ढूंढिए जिसने उसमें जो आपको मार्गदर्शन करे, पर ऐसा व्यक्ति ढूंढना तो थोड़ा सा कठिन है आज के, क्योंकि कलयुग है ना। लेकिन हाँ, जिसको ढूंढ रहे थे कोई ना कोई वैसा मिल सकता है। लेकिन बहुत शुभ योग है आपके लिए। ये पुनः विवाह का योग भी बनाता है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है, उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं जो धनेश हैं, पंचमेश हैं। बिजनेस में तो बहुत लाभ मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर का पैसा बढ़ सकता है। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अष्टम के सूर्य अच्छे नहीं होते, और ऊपर से उन पर राहु की दृष्टि भी है, तो ना कुछ दुश्मन आपके एक्टिव हो जाएंगे, और आप भी अपने आप से दुश्मनी करेंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे, बोल देंगे, बॉसेस से थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, और किसी लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो लीगल प्रॉब्लम केवल चालान कटना होगा या वो कोई बड़ा केस होगा, या आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। सेहत का बहुत ध्यान दें इस टाइम पे। इसके बाद 21 जून को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल लग्न को देखेंगे। लग्न के स्वामी का लग्न को देखना, मैं बताता हूँ इस चीज़ को भी, कि अगर दृष्टि भी पड़ती है अपनी राशि पर ना, या अपने भाव पर, तो भी वो स्थान बली हो जाता है। तो लग्न बली हो रहा है, मंगल देख रहे हैं तो पराक्रम बढ़ेगा। सप्तम से 12वें के स्वामी है। बिजनेस में कोई फंडिंग चाहिए थी, बिजनेस बेचना है आपको, बिजनेस का कुछ पार्ट बेचना है। कभी कभी तो बड़ा बिजनेस आप चाहते हैं, चलो भाई शेयर्स किसी को बेच दिए तो पैसा थोड़ा सा रेज कर लें। इक्विटी देनी है, इक्विटी लेकर फंड्स लाने हैं, लोन लेना है, मशीनरी में बदलाव लाना है बड़े स्तर पर, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ से मंगल दोष चालू हो गया तो मैरिड लाइफ में तो उलझने आएंगे, और क्योंकि 6ठे घर के स्वामी है मंगल, तो ये ज़्यादा दिक्कत दिखाता है। और 7वें घर को शनि भी देख रहे हैं। कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में बहुत अचानक से दुविधाएं आ सकती हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंगल लग्न को देख रहे हैं तो गुस्सा बहुत आएगा, और 6ठे घर के स्वामी और खुद मंगल हैं, चोट चपेट के कारक, सर्जरीज, इंजरीज, इन सबके कारक बन जाते हैं। और यहाँ से उनका धन स्थान को भी देखना, धन का योग तो बनाएगा, लेकिन वाणी में बहुत कटुता आएगी। शनि भी देख रहे होंगे, तो अपनी वाणी पर आपको बहुत अंकुश लगाना है। 22 जून को फिर बुध भी आकर नवम भाव में बैठे। देखिए आपके लिए तो सोने पर सुहागा होता जा रहा है। नवम भाव में पहले गुरु आए, फिर शुक्र आए, और फिर बुध आ गए। अब मैंने कहा था कि बुध कंडीशनल बेनिफिक मैलिफिक है,
तो जब वो दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ बैठेंगे तो नवम भाव तो इतना बली हो गया, बुध लाभेश हैं, शुक्र सप्तमेश हैं, गुरु धनेश हैं, पंचमेश हैं, तो पंचम नवम धन लाभ इन सब का मिलन हो रहा है। ये तो बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े धन प्राप्ति की ओर। धन के आपके प्रॉब्लम्स दूर होंगी, भाग्य साथ देगा, हायर स्टडीज, कुछ पढ़ने के लिए आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, आपकी एनालाइजिंग कैपेसिटी, आपकी चीज़ों को समझने की कैपेसिटी अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। इसके बाद एक थोड़ी सी कष्टकारी चीज़ हो सकती है कि बुध वक्री हो जाएंगे। बुध कब वक्री हो जाएंगे? बुध वक्री हो जाएंगे 29 जून को। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि नवम में वक्री होना उनका अचानक से मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, कोई सरकारी बाधा, कोई टैक्स आदि का इशू, पिताजी की सेहत पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने चीज़, हाँ, चोट चपेट का, एक्सीडेंट का योग है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, उनको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन ऑल इन ऑल ये महीना प्रोडक्टिव दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको हनुमान जी को केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। ओम मंगलाय नमः और ओम महावीराय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करना है। इससे पहले 3 तिल के दिए अर्पण कीजिएगा जिसमें लौंग के दाने हो। चावल का दान कीजिएगा किसी मंदिर में, किसी भी एनजीओ में कुछ भी दान कीजिएगा। धन हो गए, कपड़े हो गए, दवाइयाँ हो गई। गौशाला में फल का और कुछ चारे की व्यवस्था कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।